क्लास 9th में हम आज नया पार्ट नंबर 4 पढ़ेंगे। दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ये है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, यानी कि हम ये कह सकते हैं लाइनर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स। अब इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो कि पार्ट नाम आप देख रहे होंगे, दो चरों वाले रैखिक समीकरण मीन्स ऐसे समीकरण, ऐसे रैखिक समीकरण, ऐसे लाइनर इक्वेशन जिनमें दो चर होते हैं। तुमने आपने इससे पहले कक्षा 8 में जो है एक चर वाले समीकरण पढ़े हुए हैं। मैंने आपको कुछ समय पहले समझाया था कि रैखिक समीकरण उन्हें कहते हैं जिन समीकरणों में चर की घात क्या होती है, चर की अधिकतम घात क्या होती है, एक होती है। यानी हम आगे कहेंगे x + 2 = क्या 5। आप देख रहे होंगे यहाँ पर चर x है, इसकी सबसे बड़ी घात क्या है, 1 है। यहाँ देखिए 2x - 5 = 3x + 1। यहाँ आप देख रहे होंगे यहाँ पर चर x है, इसकी बड़ी घात क्या है, 1 की घात है, मतलब 1 से बड़ी घात कोई है ही नहीं। तो जिन समीकरणों में चर की बड़ी घात क्या होती है, 1 होती है, यानी कि चर की सबसे बड़ी घात 1 होती है, उन्हें बोलते हैं रैखिक समीकरण। और यहाँ पर ये लिखा हुआ दो चरों वाले, आपने इससे पहले कक्षा 8 में पढ़ा हुआ एक चर वाले या दो चर वाले समीकरण किन्हें कहते हैं, जिन समीकरणों में केवल एक ही चर होता है उन्हें बोलते हैं हम एक चर वाले। और जिन समीकरणों में क्या होते हैं, दो चर का प्रयोग क्या करते हैं, उन्हें बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। जैसे आपने कक्षा में पढ़ा हुआ एक चर वाले, यहाँ आपको क्वेश्चन देख रहे होंगे 2x + 3 = x - 3। यहाँ पर केवल एक ही चर प्रयोग किया गया है और वो है x। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, केवल एक ही चर है, वो है क्या, x। यहाँ देखिए आप, इसमें जो है एक ही चर है y और यहाँ भी क्या है y, मतलब एक ही चर का प्रयोग किया गया है, इसलिए नहीं बोलते हैं एक चर वाले। अब आप पढ़ रहे हैं दो चर वाले मीन्स जहाँ पर क्या होते हैं, दो चर होते हैं। मीन्स कहीं पर मैं एक क्वेश्चन लिखा हुआ है x + y = 11। तो आप देख रहे होंगे इस इक्वेशन में, इस समीकरण में क्या है, दो चर है, एक चर x है, एक चर क्या है, y है। तो जिन समीकरणों में जो दो चरों का प्रयोग करते हैं, यानी x और y दो चर को प्रयोग करते हैं, उन्हें बोलते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अब देखिए 3x = y - 9। तो यहाँ देखिए आप दो चर हैं, एक x एक क्या y। तो इन समीकरणों को बोलते हैं क्या, दो चर वाले समीकरण, क्योंकि यहाँ पर दो चरों x और y का प्रयोग किया जाता है। जबकि हमने जो इससे पहले कक्षा 8 में पढ़े हुए हैं एक चर वाले, उनमें केवल एक ही चर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर केवल x का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर केवल y का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर भी केवल x का ही प्रयोग किया गया है। तो जिनमें हम एक चर का प्रयोग करते हैं मात्र, उन्हें बोलते हैं एक चर वाले समीकरण। और जिन समीकरणों में हम क्या करते हैं, दो चरों का प्रयोग करते हैं, यानी x और y, उन्हें बोलते हैं क्या, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। रैखिक आप जानते हैं, यहाँ पर चर की बड़ी घात क्या है, 1 है। चर x हो चाहे चर y हो, यहाँ पर इनकी घात क्या है, 1 घात है, इन्हें बोलते हैं रैखिक समीकरण। अब हम इनका प्रयोग क्यों करते हैं, हम इनका प्रयोग जो किसी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए करते हैं। माना कि कहीं पर हमें कोई चीज निकालनी हो, कहीं पर कोई समस्या सॉल्व करनी हो और किसी अज्ञात राशि का मान निकालना हो, तो हम क्या करते हैं, दो चरों का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए मैंने आपको ये कहा है कि किसी खेत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करते हैं, लंबाई को x मानते हैं, चौड़ाई को y मानते हैं। मान लीजिए मैंने आपको ये प्रश्न कहा है कि एक जो है पेन की कीमत, एक पेन की कीमत एक पेंसिल की कीमत की दोगुनी है। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, पेन और क्या, पेंसिल। तो पेन की कीमत हम x मानेंगे और पेंसिल की हम क्या मानेंगे, y मानेंगे। माना मैंने आपको ये कहा कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है। प्रश्न ये है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है। हम यहाँ पर ये कहते हैं कि आयत की लंबाई को x मीटर मान लें और आयत की चौड़ाई को हम क्या, y मीटर मान लें। तो जहां पर हमें दो अज्ञात चीजें निकालनी होती हैं, हम वहां पर x और y का प्रयोग करते हैं, और यानी कि दो चरों वाले समीकरण का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे हम इसका लिखेंगे मानक रूप। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का जो मानक रूप है वो क्या होता है, ax + by + c = 0। ये क्या है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म है। मानक रूप में ये होता है कि दो चर वाले जो रैखिक समीकरण हैं वो जो है ax + by + c = 0 के रूप के होने चाहिए। इट मीन्स जहां पे जो है a, b और c क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, जबकि x और y क्या होते हैं, दो चर। मैं आपको x और y दो चर होते हैं, क्योंकि ये पार्ट क्या है, दो चर वाले समीकरण है। तो x और y दो चर हैं, जबकि a, b और c क्या है, तीन क्या है, पूर्णांक हैं। a, b, c तीन पूर्णांक है, मीन्स जो है इन यहाँ पर जो आपको पूर्णांक का प्रयोग करना पड़ेगा, बाकी x और y क्या है, चर हैं। अब यहाँ पर आप समझ जाए कि मानक रूप मीन्स ये होता है कि जो भी दो चर के समीकरण आएंगे, रैखिक समीकरण आएंगे, वो हमेशा जो है ax + by + c = 0 के रूप के होंगे। इसका मतलब ये होता है, जैसे मैं एक समीकरण मैं लिख रहा हूँ कि 2x - 3y - 1 बराबर क्या, 0। अब माना एक समीकरण लिखा हुआ है 2x + 3y + 1 = 0। तो ये भी जो ax + by + c = 0 के रूप का है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, रैखिक समीकरणों को, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हमेशा जो है ax + by + c = 0 के रूप में लिखना होता है। अगर समीकरण ax + by + c = 0 इस रूप में है तो ठीक है। अगर कोई समीकरण जो है दो चर वाले समीकरण के मानक रूप, यानी कि ax + by + c = 0 के रूप में नहीं है, तो आपको इन समीकरणों को जो है पहले इस रूप में लिखना पड़ता है, और इस रूप लिखने के बाद हम आगे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। मान लीजिए एक समीकरण लिखा मेरा 2x + 3y + 1 = 0। आप देख रहे होंगे यहाँ पे ax + by + c = 0 के रूप में लिखा हुआ है ये।
अगर यहाँ पर कोई भी समीकरण जो है इस मानक रूप में नहीं होंगे तो आपको उस समीकरण को पहले जो है इस मानक रूप में लिखना पड़ता है, और इस मानक रूप में लिखने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर ए बी सी के मान निकालने पड़ते हैं। यहाँ पे देखिए 2x + 3y + 1 = 0 मीन्स देखिए इसको देखिए ax + by + c बराबर क्या 0, इस रूप में इसको मैं लिख रहा हूं। देखिए ax यानी कि आप देख रहे होंगे a का मान कितना है 2, by कितना है 3 और c कितना है 1, तो यहाँ पर a का मान आ गया 2, b का मान आ गया 3 और c का मान कितना आ गया 1 आ गया। यानी कि जब भी कोई समीकरण लिखा होता है दो चर वाला, हमेशा किस रूप में होना चाहिए, ax + by + c = 0 के रूप का होना चाहिए। तो जब वो समीकरण ax + by + c = 0 जो कि मानक रूप है इस रूप में अगर होगा, हम उसे कहेंगे दो चर वाले रखे गए समीकरण। तो प्रश्न कई बार ये भी आता है कि दिए गए समीकरणों को मानक रूप ax + by + c = 0 के रूप में लिखिए और उनमें से a b c के मान छांटिए या बताइए। अब देखिए अगर हम यहाँ पर इस समीकरण की तुलना करेंगे मानक समीकरण से या व्यापक रूप से, इसको हम व्यापक रूप भी कहते हैं, इसका नाम वैसे व्यापक रूप होता है कि ये ये दो चर वाले समीकरण का क्या है, व्यापक रूप है या मानक रूप है। अच्छा देखिए हम यहाँ पर इसकी तुलना करेंगे, हम देख रहे होंगे यहाँ पे a का मान कितना है, a का मान 2 है, b का मान क्या 3 है, c का मान कितना है 1 है। तो यहाँ पर जो समीकरण दिया गया था वो पहले ही से ax + by + c = 0 के रूप का था। अगर पहले से इस रूप का है तो ठीक है, अगर इस रूप का नहीं है तो आपको पहले उसको जो है इस व्यापक रूप में बदलना पड़ता है और उसके बाद आपको a b और c के मान निकालने पड़ते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन और लिखा हूं मैं यहाँ पे, दूसरे क्वेश्चन है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x - 4y + 3 = 0। अगर हम इसको देखें ax + by + c = 0 के रूप में देखें तो आप देख रहे हैं ax, तो a का मान कितना हो गया 2, b का मान कितना हो गया -4 और c कितना हो गया 3। यहाँ पर a b c 3 क्या है, पूर्णांक है। इस ऊपर वाले प्रश्न में a का मान 2, b का मान 3, c का मान 1 है, तो a b c क्या आ गई, पूर्णांक आ गई यानी कि इंटीजर आ गई। यहाँ पर आप देखेंगे a बराबर कितना आ गया 2, b कितना आ गया -4, ध्यान रहे माइनस में है तो इसको माइनस में लिखेंगे आप, b का मान आ गया -4 और c कितना आ गया 3, क्योंकि हम जानते हैं जो इस समीकरण लिखा हुआ है ये ax + by + c = 0 के रूप में पहले से ही है। अगर कोई समीकरण जो इस रूप में नहीं होगा तो आपको पहले उसको इस रूप में लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको a b c के मान निकालने पड़ेंगे। तो ax हमेशा याद रखिए कि जो x का गुणांक होता है वो a होता है, जो y का गुणांक होता है वो क्या होता है, b होता है, और जो अचर राशि है उसे हम कहते हैं क्या, c, यानी कि x के साथ जो संख्या गुणा हो रही है वो a है, क्योंकि ax का गया इसको, ax मीन्स x के आगे a है। ax + by y के आगे क्या है, b है, और प्लस c जो अचर राशि लिखी है वो क्या है, c का मान है, और बराबर वो क्या हो गया 0 हो गया। तो x के आगे a, कई बार अगर समीकरण उल्टा लिखता है तो आपको पहले उसको सुलह करना पड़ता है। मान लीजिए इस प्रश्न को देखिए, आप इस समीकरण को देखिए, अगर ऐसा लिखा जाता है देखिए कि -4y + 3 + 2x = 0, माना ये लिखा गया है। हम इस समीकरण को देख रहे हैं पहले कि ये समीकरण जो ax + by + c = 0 के रूप का ठीक तरह से नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि x पीछे आ गया है। व्यापक रूप क्या है देखिए, फिर से देखिए ax + by + c मीन्स पहले ax आएगा, पहले x वाला पद आएगा, माने पहले चर x आएगा, फिर चर y आएगा, फिर अचर राशि c आएगी, बराबर क्या है 0 है। यहां पर भी हम पहले ax रखेंगे तो x कौन सा है 2x, इसको हम पहले लिखेंगे 2x चिन्ह सहित, प्लस 2x आएगा, फिर क्या आएगा -4y और प्लस क्या आएगा फिर 3 बराबर क्या 0। पर हमने इस दिए गए समीकरण को व्यापक रूप ax + by + c = 0 के रूप में लिख दिया है। व्यापक रूप मीन्स क्या होता है, पहले x वाला चर, फिर y चर, और फिर अचर राशि, तब बराबर क्या आएगा 0 आएगा। यहाँ पर a का मान फिर वही 2, b का मान कितना आ गया -4, c का मान कितना आ गया 3 आ गया। अब देखिए माना एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 है, वो ये है। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहले आप देखिए कि क्या ये लिखा गया एक क्वेश्चन यहाँ पे, ये रहा एक समीकरण जो है ax व्यापक रूप ax + by + c = 0 के रूप का है कि नहीं है। जब ये इस रूप का होगा हम तभी यहाँ पर a b और c के मान निकाल पाएंगे या लिख पाएंगे। तो देखिए ax + by + c नहीं है यहाँ पे, बराबर 0 मीन्स हमेशा आप देख रहे होंगे यहाँ पर ax + by + c यानी कि x y और अचर राशि जो भी है तीनों क्या होंगे, बराबर के लेफ्ट में होंगे, जबकि बराबर के राइट में क्या होगा, बराबर 0 होगा। बराबर के दाईं तरफ क्या होगा, बराबर 0 होगा। दाईं तरफ यहाँ पे बराबर 0 करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमेशा इसको इस रूप में लिखेंगे हम -3x। देखिए -3x ठीक है, पहले x आता है तो पहले x पहले से है ही, प्लस 5y, उसके बाद y वाला पद भी है, और हम 6 को क्या करेंगे, दाएं से लाएंगे बाएं, -6 हो जाएगा, बराबर क्या 0। अब आप देख रहे होंगे कि ax + by + c = 0 के रूप में आ चुका है। मीन्स x तो ठीक था, y भी ठीक था उसके बाद, लेकिन उसके बाद अचर राशि है c वो नहीं थी। हमने 6 को क्या कर दिया, दाएं तरफ ला गए हैं, बाएं तरफ ला गए हैं, तो 6 के आगे प्लस चिन्ह था, जब वो बाएं आया तो क्या हो गया, माइनस बन गया। तो ax + by + c = 0 बन गया। क्यों बन गया,
कैसे बन गया, पहले एक्स होना चाहिए ए एक्स, फिर बी वाई होना चाहिए वाई, और फिर क्या अचर राशि क्या सी होनी चाहिए। तो इस लिखने के बाद हम जानेंगे कि ए का मान कितना, ए एक्स एक बार कितना आ गया -3, बी कितना आ गया +5 और सी कितना आ गया -6। तो ए बी और सी के मान क्या आ गए यहाँ पर आ गए। अब नेक्स्ट इक्वेशन एक और है 3y - 5x = -1, एक इक्वेशन लिखा हुआ है। तो क्या पहला ये ax + by + c बराबर 0 के रूप का है कि नहीं है, पहले आपको यही चेक करना होगा। आप देख रहे होंगे पहले यहाँ पर y आ रखा है, x नहीं आ रखा है, जबकि व्यापक रूप क्या है, देखिए व्यापक रूप यह है ax, पहले x आना चाहिए, x चर आना चाहिए, फिर y चर आना चाहिए और फिर अचर राशि c आनी चाहिए और बराबर क्या 0। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे पहले x नहीं है, पहले क्या है y है। हम पहले क्या लिखेंगे -5x लिखेंगे आगे, -5x, देखिए -5 पहले x आना चाहिए, -5x पहले ax + by, अब उसके बाद y की बारी आएगी और +3y, क्योंकि इसका प्लस है +3y, और चूंकि -1 बराबर के दाएं तरफ है, हमें उसको बराबर के बाएं तरफ लाना है, तो -1 क्या होगा +1 हो जाएगा और बराबर क्या बच जाएगा 0। मीन्स बराबर 0 कब आएगा, मतलब बराबर के दाएं तरफ 0 आना चाहिए, वो तब आएगा जब हम बराबर के दाएं तरफ के सभी पदों को हम क्या करेंगे बाएं तरफ लाएंगे, तो वह कुछ नहीं बचेगा, तो 0 अपने आप बच जाएगा। तो देखिए अब देखिए ax + by + c बराबर 0 आ चुका है, हम लिखेंगे a = क्या -5, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है x का गुणांक हमेशा a होगा, ax। अब by कितना आ गया 3, तो b बराबर क्या 3 और c कितना आ गया 1, तो a b और c के मान हमने निकाल दिए। नेक्स्ट 2x - 3 = 0। तो पहले इसको फिर वही प्रश्न यहाँ पर यही है कि दिए गए समीकरणों को व्यापक समीकरण ax + by + c बराबर 0 के रूप में लिखिए या व्यक्त कीजिए और प्रत्येक में a b c के मान बताइए। क्या प्रश्न क्या है कि प्रत्येक समीकरणों को क्या कीजिए व्यापक रूप ax + by + c बराबर 0 के रूप में लिखिए और उनमें a b और c के मान बताइए। अब देखिए यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे ax + by + c बराबर 0 के रूप में लिखेंगे इसको। तो आप देख रहे होंगे ax + by यहाँ पर है नहीं, तो कभी कभी क्या होता है कोई भी पद कोई भी चर x y अचर राशि क्या होती है इस इक्वेशन में मिस हो जाती है, तो हम क्या करते हैं इसको, वो तब भी हम क्या करना पड़ता है ax, तो a कितना आ गया 2, पहले ये x आगे होना चाहिए, x आगे से है, ठीक हो गया। ax + by, आप जरा गौर करना, +by, y वाला पद यहाँ पर है ही नहीं, यानी चर y यहाँ पर है ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे b कितना आ गया, b आ गया कितना 0, क्यों आया 0, क्योंकि by, चूंकि यहाँ पर y वाला चर नहीं है तो b कितना आ गया 0 आ गया और c कितना आ गया 3। तो मैंने आपको कहा x का जो गुणांक है वो a है, यानी कि a कितना आ गया 2 और y का जो गुणांक है वो 2 है, परंतु यहाँ पर y है ही नहीं, चर y है ही नहीं, तो b कितना आएगा अपने आप 0, क्योंकि by मीन्स y इसमें है नहीं, तो y का गुणांक वो कुछ है नहीं, तो y b कितना आ गया 0 आ गया और c कितना आ गया यहाँ पे 3 आ गया। तो जो चीज़ मिस है हम उसको 0 मान लेंगे। तो ऐसे अगला समीकरण ये लिखा हुआ है x = -4y, इसको देखिए जरा, x बराबर क्या ऋण 4y। यहाँ पर आप देख रहे होंगे x को रहने दीजिए, x ठीक है, पहले x आ गया, अब 4y को हम क्या करेंगे बराबर के दाएं से बाएं लाएंगे, इसके आगे माइनस का साइन है, हो जाएगा +4y = क्या बचा 0, क्योंकि हम जब 4y को इस तरफ ला देंगे तो यहाँ बचेगा कुछ नहीं, तो वहाँ क्या बच जाएगा 0, जब कुछ नहीं बचता है तो 0 लिखते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ax + by + c बराबर 0, a बराबर कितना आ गया 1, क्योंकि x का गुणांक क्या होता है a होता है, और यहाँ पर x के आगे गुणांक क्या 1 है, यहाँ पर ये नहीं कोई संख्या नहीं है, x के आगे हम गुणा 1 मानते हैं यहाँ पे, तो a बराबर 1, b कितना आ गया 4, by, तो b कितना आ गया y के साथ b आता है गुणांक, तो b आ गया 4 और c कितना आ गया c आ गया 0, क्योंकि यहाँ पर c वाला अचर राशि कोई है ही नहीं। मैंने भी आपको कहा जो चीज़ है नहीं उसको हम क्या मानते हैं 0 मानते हैं। तो ax a का मान 1, by b का मान 4 और प्लस c यहाँ पर है नहीं, तो c बराबर क्या आ गया 0 आ गया, तो a 1 b 4 और c क्या आ गया 0 आ गया है। अब नेक्स्ट इक्वेशन देखिए y + 5 = 0। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से ax, देखिए x वाला पद इसमें कहीं है नहीं, इस दो चर वाले रखे समीकरण में कहीं पर भी x वाला पद नहीं है, तो क्योंकि यहाँ पर x वाला पद नहीं है तो ax अपने आप a क्या आ जाएगा 0, क्योंकि x का गुणांक a होता है और यहाँ पर चूंकि x कहीं पर है ही नहीं तो a कितना आ गया 0। by देखिए y है यहाँ पे, तो इसका क्या b, तो b कितना आ गया 1, क्योंकि y क्या आ गया 1 मानेंगे, और c कितना आ गया 0, a b c, सॉरी c कितना आ गया 5, c आ गया 5, क्योंकि यहाँ पर प्लस c, ax a का मान 0 प्लस by b का मान 1 और c कितना आ गया यहाँ पे 5 आ गया, क्योंकि प्लस c कितना है +5 है, तो c कितना आ गया यहाँ पे 5 आ गया। अच्छा नेक्स्ट है 4 = 8x, 4 बराबर 8x। तो पहले हम क्या करेंगे x लिखेंगे, ये x है वो बराबर के दाएं तरफ है,
हम उस लेंगे बराबर के बाईं तरफ, तो उसको आगे प्लस कर -8x। देखिए -8x हो गया और +4 को ऐसे रहने दीजिए, बराबर क्या बचा 0। अब इस समीकरण को 4 = 8x को हमने पहले क्या किया, ax + by + c बराबर 0 के रूप में लिख दिया। तो आपको पहले इक्वेशन को ax + by + c बराबर 0 के रूप में लिखना ही है। अगर उस रूप में पहले से है वो यहाँ की तरह तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसको पहले उस रूप में लिख दीजिए, तब जाके आप a, b और c के मान लिखिए। तो ax + by + c के लिए हमने क्या किया, पहले x आता है नियमानुसार, क्योंकि पहले ax होना चाहिए। तो हमने देखा 8x बराबर के दाईं तरफ था, हम उसको सबसे आगे बाएं तरफ लाए हैं, इसके आगे प्लस से क्या हो गया माइनस हो गया, +4 को मैंने ऐसे ही उतार दिया है, बराबर क्या 0। ax तो a कितना गया ऋणाठ, a आ गया कितना ax + by। अब देख रहे होंगे फिर से यहाँ पे by y चर है ही नहीं, तो b कितना आ गया 0, जो नहीं है वो क्या आ गया 0 आ गया, और c कितना आ गया, c आ गया क्या 4, तो c हमने लिख दिया क्या 4। तो अगला क्वेश्चन हम समझेंगे फिर से, x - y/3 - 9 = 0। तो ये देखिए ax + by + c बराबर 0 के रूप में पहले से लिखा हुआ है, तो इसको आपको पहले जो है आगे पीछे करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये लिखा हुआ है पहले, सब में लिखेंगे a बराबर 1, क्योंकि x के आगे a होता है, गुणांक इसका a होता है, a बराबर 1 है तो a का मान 1 आ गया है। b = कितना आ गया by, b = -1/3। देखिए y के आगे 1 मानेंगे, हर में इसके 3 है तो ऋण 1/3, तो b कितना आ गया ऋण 1 कितना आ गया 3, और c कितना आ गया, देखिए c आ गया -9, c कितना आ गया ऋण 9 आ गया। तो a, b और c हमने तीनों मान निकाल दिए हैं। अब नेक्स्ट इक्वेशन देखिए, यहाँ पे 11वां क्वेश्चन, 10x - 7 = 0। तो यहाँ देखिए ax पहले x रूप में है, + by, तब फिर y यहाँ पे मिस हो रखा है, अब +c बराबर 0 इस रूप में वो है, लेकिन यहाँ पर ax कितना आ गया 10 आ गया। by फिर यहाँ पर जो है b वाला पद है नहीं, चूंकि y चर है नहीं तो b भी नहीं होगा, तो b कितना आएगा 0, क्योंकि जो y चर होता है उसके आगे गुणांक b होता है, तो जब y चर ही नहीं तो b कितना आ गया 0 आ गया, और c कितना लिखा -7, क्योंकि ax + by + c बराबर 0 के रूप में पहले से ही है। x बराबर 4-5y को लिखिए, पहले लिखेंगे x, ठीक है। अब 5y को पहले यहाँ लाएंगे, 5y के आगे क्या है धन है तो जाएगा ऋण 5y, 4 को भी हम क्या करेंगे इस तरफ लाएंगे तो क्या होगा प्लस का क्या होगा -4 = क्या बचा 0। दोनों हम इधर आ गए हैं, इधर दाएं तरफ कुछ नहीं बचा तो आ गया 0। तो x + by + c बराबर 0 के रूप में हमने इसको लिख दिया है। अब देखिए a बराबर क्या 1, b कितना गया बोले b कितना गया ऋण 5, और c कितना गया यहाँ पे ऋण 4। तो हमने यहाँ पर a, b, c के मान निकाल दिए हैं। अब आप आसानी से एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज 4.1 का प्रश्न पहला है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत की 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला रैखिक समीकरण लिखिए। मान लीजिए नोटबुक की कीमत x रुपये और कलम की कीमत y रुपये है। यहाँ पर हमें 2 भी चीज़ अज्ञात चीज़ें होती हैं, हमें उन्हें को जब 2 चर का प्रयोग करते हैं, एक को x और एक को y मानते ही हैं। तो यहाँ पर देखिए एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत की 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला रैखिक समीकरण लिखिए। हम लिखेंगे माना नोटबुक की कीमत x रुपये और कलम की कीमत क्या है y रुपये है। यहाँ देखिए नोटबुक की कीमत कलम की कीमत की 2 गुनी है। नोटबुक की कीमत कितनी है x रुपये है, कलम कितनी y रुपये है, तो नोटबुक की कीमत यानी कि x रुपये, कलम की कीमत की 2 गुनी यानी कि 2y के बराबर है। x बराबर 2y इसका क्वेश्चन बन गया। समीकरण क्या बन गया x बराबर 2y, क्योंकि नोटबुक की कीमत यानी कि x रुपये कलम की कीमत से यानी कि y रुपये से 2 गुनी है यानी कि गुणाए 2, तो नोटबुक की कीमत x रुपये कलम की कीमत y रुपये है, तो x बराबर 2y का इक्वेशन बन जाएगा। प्रश्न नंबर 2 जो मैंने आपको समझाया था, निम्नलिखित समीकरणों को व्यापक रूप ax + by + c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b, c के मान बताइए। अब देखिए यहाँ पे 2x + 3y = 9.35 बार, तो हम इसको पहले लिखेंगे क्या इस रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो 2x + 3y इसको हम दाएं तरफ लाएंगे, -9.35 बार = बच जाएगा 0। a का मान 2, b का मान 3 और c का मान ऋण 9.35 बार, इसका मान a, b, c का मान आ गया। दूसरा x - y/5 - 10 = 0, तो आप देख कर सकते हैं इसको ax, a का मान 1 + by, b का मान ऋण 1/5, देखिए ऊपर y के साथ 1 होता है ऋण 1/5 और c कितना आ गया ऋण 10, तो तीनों आ गए। तीसरा है -2x + 3y = 6, -2x + 3y इस 6 को लाओ बाएं तरफ लाओ, -2x + 3y - 6 = 0। हम 6 को जब बाएं तरफ लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा -6 हो जाएगा, बराबर जगह 0 हम यहाँ पर a, b, c के मान लिख सकते हैं। यह है x = 3y, x बराबर 3y, तो x 3y को यहाँ लाएंगे आप, x ऋण 3y बराबर 0। ax, a का मान 1 + by, b का मान ऋण 3 और c यहाँ पर है नहीं तो c कितना आएगा 0।
इस प्रकार से आप सभी समीकरणों को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आप एक्सरसाइज 4.1 आपको सॉल्व करना है। फिर कभी में तो आज पाठ का नाम लिख करके लिखेंगे दो चरवर्ग समीकरण का व्यापक रूप लिखें। व्यापक रूप क्या होता है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वाई, इसको लिखेंगे और उसको लिखने के बाद आप डॉट क्या करेंगे, एक्सरसाइज 4.1 करेंगे। और आपको यहाँ पर आज एक्सरसाइज 4.1 को पूरा फिनिश करना है। हम अगले दिन एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।